किस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने प्राचीन भारत को पढ़ा दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का पहला टॉपिक भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले मैं आपको टॉपिक को पूरा समझाऊंगा और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण को समझाने की दृष्टि से मैंने इसे दो भागों में बांट दिया है। पहले में एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण को मैंने दो भागों में बांट दिया है। पहला है अरब आक्रमण और दूसरा है तुर्क आक्रमण, यानी कि भारत पर अरबों के द्वारा किया गया आक्रमण, और दूसरे भाग में हम देखेंगे भारत पर तुर्कों के द्वारा किया गया आक्रमण। इस एक ही वीडियो में हम ये दोनों भाग को देखेंगे। तो अरबों के द्वारा किया गया आक्रमण में हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया था, सफल आक्रमण। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, बस हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे। और दूसरे भाग में हम देखेंगे तुर्क आक्रमण, जिसमें हम महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। इनके नाम तो आपने सुने ही होंगे। महमूद गजनी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को लूटा था, तो महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे महमूद गजनवी भी कहते हैं। और दूसरा मोहम्मद गौरी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए थे वो देखेंगे। तो पहले हम इसका पहला भाग देखते हैं, अरब आक्रमण। तो सबसे पहले देखते हैं भारत पर अरब आक्रमण। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, सफल आक्रमण। पर उससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान भारत के सिंध में भेजा गया था। तो सिंध जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, पर पहले ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया था, परंतु ये पराजित हुआ और मारा गया। मतलब कि इसने आक्रमण करने की कोशिश तो की भारत पर, परंतु ये पराजित हो गया और मारा गया। और उसके बाद दूसरा आक्रमण बुद्दैल के नेतृत्व में किया गया, लेकिन यह भी असफल रहा। उसके बाद तीसरा अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया और यह सफल रहा। तो याद रखेगा, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले भी दो आक्रमण हुए, परंतु वो असफल रहे। पर जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने आक्रमण किया और सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया और दाहिर युद्ध में मारा गया। तो पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और मोहम्मद बिन कासिम ने पहले सिंध पर आक्रमण किया, सिंध को अपने कब्जे में किया, और उसके बाद 713 ईस्वी में इसने मुल्तान को भी जीत लिया। तो मुल्तान भी वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है। तो पहले इसने सिंध को जीता, उसके बाद इसने मुल्तान को जीत लिया। तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान आया सिंध, परंतु वो पराजित हो गया। उसके बाद बुद्दैल के नेतृत्व में एक अभियान आया, वो भी पराजित हो गया, असफल रहा। परंतु जो तीसरा अभियान था 712 ईस्वी में, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आया, वो सफल रहा। उसने पहले सिंध पर आक्रमण किया, उसे जीत लिया, और उसके बाद मुल्तान पर आक्रमण किया और उसे भी जीत लिया। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनता है? यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था और सफल रहा था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो उसके बाद देखते हैं, तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। तो ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, परंतु जजिया कर में निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा गया था। मतलब कि इनसे जजिया कर नहीं लिया जाता था। तो किन किन लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था, यानी कि किन्हें मुक्त रखा गया था? तो ये 5 लोग थे। पहला, बच्चों से जजिया कर नहीं लिया जाता था, उन्हें मुक्त रखा गया था। दूसरा, बूढ़ों से नहीं लिया जाता था। तीसरा, औरतों से नहीं लिया जाता था। चौथा, विकलांग जिन्हें दिव्यांग कहते हैं, उनसे जजिया कर नहीं वसूला जाता था। और पांचवा, ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला नहीं जाता था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर लगाया था, यह गैर मुसलमानों पर लगाया था, परंतु 5 लोगों को मुक्त रखा था। बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को इसे मुक्त रखा गया था। तो हम जजिया कर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जजिया कर से जो भी प्रश्न बनते हैं वो एक बार में हम देख लेते हैं, क्योंकि जजिया कर से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट होते हैं और प्रश्न इससे बनता ही है। तो सबसे पहला तो ये प्रश्न है कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था?
तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और 5 लोगों को मुक्त रखा था। परंतु फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। ये तुगलक वंश का था, ये हम आगे पढ़ेंगे, पर हम जजिया कर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो एक बार जो जजिया कर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, परंतु इसने ब्राह्मणों को मुक्त रखा था। परंतु फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद जब अकबर बादशाह बना था, हम मुगल साम्राज्य में अकबर के बारे में पढ़ेंगे, तो जब अकबर बादशाह बना था तो इसने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। यहाँ पर हम जजिया कर के बारे में पढ़ रहे हैं। परंतु उसके बाद जब औरंगजेब बादशाह बना तो इसने दोबारा जजिया कर लगा दिया और लास्ट में जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया था। तो यहाँ से कई बार प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो क्या क्या प्रश्न बना है? तो सबसे पहले ये प्रश्न बनता है कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया था। उसके बाद जो अकबर था इसने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त कर दिया था, परंतु औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा लागू कर दिया था और लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। उसके बाद जजिया कर नहीं लगा। तो ये जजिया कर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर हमने अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ा। तो अरबों की सिंध विजय के कारण क्या थे, यानी कि इन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? तो पहला तो था राजनीतिक कारण कि ये मुस्लिम राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दूसरा था आर्थिक कारण, उसमें भारत समृद्ध देश था, अतः यह अधिकार करके यहाँ से धन प्राप्त करना चाहते थे। और तीसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये 3 प्रमुख कारण थे जिसके कारण अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो उसके बाद इसका दूसरा भाग देखते हैं, भारत पर तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण से बस उतने ही प्रश्न बनते हैं। अब हम देखते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। तो तुर्क चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में निवास करने वाले असभ्य और बर्बर जनजाति थी, जो कि एक खाना बदोश जनजाति थी। और 962 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य, जिसे यामिनी साम्राज्य भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी। इसकी राजधानी गजनी थी, इसीलिए इसे गजनी साम्राज्य कहा गया और इसे यामिनी साम्राज्य भी कहा गया। तो इसी में हम पढ़ेंगे महमूद गजनी के बारे में, पर थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की शुरुआत की थी 962 ईस्वी में। तो 962 ईस्वी से लेकर 977 ईस्वी तक अल्पतगीन गजनी साम्राज्य का शासक बना रहा। इसकी राजधानी कौन सी थी? तो मैंने आपको बताया गजनी थी, जिसके कारण इसे गजनी साम्राज्य कहा गया। तो अल्पतगीन ने 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों को नियुक्त किया, जो कि एक प्रकार से इसके दास थे। इसमें से एक था सुबुक्तगीन, और इसके बाद यानी कि अल्पतगीन के बाद जो अगला शासक बना था वो था सुबुक्तगीन, जो कि एक प्रकार से इसका गुलाम था। 1700 तुर्क अधिकारी इसने चुने थे, 1700 इसके एक प्रकार के गुलाम थे, उसमें से एक गुलाम था सुबुक्तगीन। वो इसके बाद गजनी साम्राज्य का अगला शासक बना था। तो हम सुबुक्तगीन के बारे में पढ़ते हैं। तो सुबुक्तगीन का शासन रहा था 977 ईस्वी से लेकर 997 ईस्वी तक। आपको ये सन याद नहीं रखना, इससे प्रश्न नहीं बनता। तो भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था, याद रखिएगा, ये पहला तुर्क आक्रमणकारी था। जब आपसे पूछा जाए कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी या भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। पर जब आपसे पूछा जाए कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो उसका नाम था सुबुक्तगीन। ये भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी था। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया था। किसे? जयपाल को। तो सुबुक्तगीन ने जयपाल को पराजित किया। तो सुबुक्तगीन से यही प्रश्न बनता है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था, तो वो सुबुक्तगीन था। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इसके 2 पुत्रों, पहला अब्दुल काशिम महमूद और दूसरा इस्माइल, इन दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। यानी कि अगला राजा कौन बनेगा, इसके लिए इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, अब्दुल काशिम महमूद और इस्माइल। पर जो अब्दुल काशिम महमूद था ये विजयी हुआ, जिसे हम महमूद गजनी के नाम से जानते हैं ना, वही है अब्दुल काशिम महमूद, जिसे हम महमूद गजनी या महमूद गजनवी कहते हैं। तो उसका नाम था अब्दुल काशिम महमूद। ये गजनी साम्राज्य का अगला शासक बना। तो अब हम महमूद गजनी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका शासनकाल 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक रहा। तो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महमूद गजनी या महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो इसने कुल 17 बार
भारत पर आक्रमण किया। महमूद गजनी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और भारत के पेशावर के कुछ हिस्सों पर इसने विजय प्राप्त की और वापस अपने देश लौट गया। तो जो महमूद गजनी था ना, ये भारत पर अपना शासन जमाने के लिए नहीं आता था। ये क्या करता था, भारत आता था और भारत में लूटपाट करके ये वापस अपने गजनी साम्राज्य में चला जाता था। इसका मकसद भारत में बसना या भारत पर शासन करना नहीं था, ये भारत में केवल लूटपाट करने के लिए आता था। तो सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर इसने आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वहां पर लूटपाट की और अपने देश वापस लौट गया। तो आगे हम महमूद गजनी के जितने प्रमुख भारतीय अभियान हुए हैं ना, जो इसने 17 बार आक्रमण किए हैं, उसमें से जो कुछ प्रमुख आक्रमण हैं वो हम देख लेते हैं। आपको सब याद नहीं रखने, आपको कुछ प्रमुख आक्रमण याद रखने हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोमनाथ वाला, पर एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि 1000 ईस्वी में ये भारत पर इसने सबसे पहले आक्रमण किया था और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके ये वापस लौट गया था। उसके बाद दोबारा ये 1001 ईस्वी में आया और इसने पंजाब के हिंदू शाही राज्य के राजा जयपाल पर आक्रमण किया और वहां पर भी खूब लूटपाट की और वापस लौट गया। उसके बाद इसका एक और प्रमुख आक्रमण है 1005 के दौरान, 1005 से लेकर 1006 ईस्वी के बीच इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। उस समय मुल्तान के राजा थे अब्दुल फतेह दाऊद, तो यहाँ पर भी इसने आक्रमण किया और यहाँ पर भी खूब लूटपाट की और वापस चला गया। उसके बाद 1008 से लेकर 1009 के दौरान इसने हिंदू शाही राज्य के राजा आनंदपाल पर आक्रमण किया। उसके बाद 1012 से लेकर 1013 के बीच में इसने थानेश्वर राज्य के राजा राजाराम पे आक्रमण किया। तो ये कुछ प्रमुख आक्रमण हैं, परंतु आपको सिर्फ सोमनाथ वाला याद रखना है क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1018 से 19 के दौरान इसने कन्नौज पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ के राजा थे राज्यपाल, ये इंपॉर्टेंट है। कन्नौज पर जब आक्रमण किया तो राजा कौन थे, राज्यपाल। उसके बाद 1020 से लेकर 21 के दौरान इसने कलिंजर पर आक्रमण किया और उस समय राजा थे विद्याधर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उसमें वहाँ के राजा थे भीम प्रथम, तो जो गुजरात वाला एरिया था वहाँ के राजा थे भीम प्रथम। इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनी ने और वहाँ पर खूब लूटपाट की थी। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। तो 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था और उस समय वहाँ के राजा कौन थे, तो राजा का नाम भी आपको याद रखना है, राजा थे भीम प्रथम। याद रखिएगा कौन, भीम प्रथम। तो महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो कौन सा आक्रमण था इसका, 16वां आक्रमण था। इसने टोटल 17 आक्रमण किए थे ना, तो इसका 16वां आक्रमण था 1025 ईस्वी में और इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और जब ये सोमनाथ मंदिर से धन को लूट कर जा रहा था ना, तब इस पर कुछ जाटों ने आक्रमण कर दिया था। वहां के कुछ जाटों ने आक्रमण कर दिया था और इसे कुछ संपत्ति वापस लूट ली थी। परंतु उस समय जो महमूद गजनी था उसने जाटों पर आक्रमण नहीं किया। उसने सोचा कि इस समय जाटों से उलझना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो उसने धन लूटा था ना, उसने सोचा कि अगर मैं उलझूंगा तो ये जो धन है ये मुझसे वापस लूट लिया जाएगा। इसीलिए वो जाटों से उलझा नहीं और वापस अपने देश लौट गया। परंतु महमूद गजनी ने अगली बार जो अपना अंतिम आक्रमण किया था वो 1027 ईस्वी में इन्हीं जाटों के विरुद्ध किया था, जिन्होंने पिछली बार जब वो धन लूटकर जा रहा था तो उस पर आक्रमण किया था ना। तो अगली बार महमूद गजनी ने जो अपना अंतिम आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में, वो उन्हीं जाटों के विरुद्ध किया था और ये इसका अंतिम आक्रमण था। उसके बाद 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की मौत हो गई थी। तो 1025 ईस्वी वाला आप याद रखिएगा कि सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था और 1027 ईस्वी में इसका जो अंतिम आक्रमण था ये जाटों के विरुद्ध हुआ था। तो जो महमूद गजनी था ना, जब ये आक्रमण करने आता था तो इसके साथ अलग अलग टाइम पर अलग अलग इतिहासकार आए थे। इनका नाम आपको याद होना चाहिए और इनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, जैसे फिरदौसी, अल बरूनी तथा उतबी। ये इतिहासकार किसके समय के हैं, महमूद गजनी के समय के हैं और इनकी जो रचनाएं हैं ना वो एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे कि फिरदौसी की रचना है शाहनामा, अल बरूनी की रचना है किताबुल हिंद। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो ये अल बरूनी की रचना है। और तीसरा है उतबी, उतबी की रचना है किताब उल यामनी। यामनी साम्राज्य का राजा था ना महमूद गजनी, मैंने आपको बताया था ना कि गजनी साम्राज्य को ही यामनी साम्राज्य कहा जाता था। तो इसी पर किताब लिखी गई थी किताब उल यामनी। किसने लिखी थी, उतबी ने लिखी थी। तो तीनों याद रखिएगा, फिरदौसी ने लिखी थी शाहनामा, अल बरूनी ने लिखी थी किताबुल हिंद और उतबी ने लिखी थी किताबुल यामिनी। और जो महमूद गजनी था ना, इसको
बुत शिकन तथा मूर्ति भंजक भी कहा गया था, क्योंकि जब भारत पर आक्रमण करता था ना तो कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियां इसने नष्ट कर दी थी, इसीलिए इसे बुत शिकन और मूर्ति भंजक भी कहा गया। तो महमूद गजनी के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा वो हम देख लेते हैं। तो भारतीय राजाओं को पराजित कर भारतीय राजनीति की कमजोरी को इसने उजागर कर दिया। इसने बता दिया कि जो भारत के राजा है ना, इनमें एकता नहीं है। दूसरा, पंजाब, सिंध एवं मुल्तान में गजनी गवर्नरों की नियुक्ति करके इसने मुस्लिम शासन की स्थापना की। तो इसने क्या किया, जो राज्य इसने जीते थे ना वहां पर अपने गवर्नरों की नियुक्ति कर दी। तीसरा, इसने भारत में विदेशी आक्रमण का द्वार खोल दिया। तो इसके बाद आप देखेंगे कि भारत पर बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए। चौथा, भारतीय कला को इसने नष्ट कर दिया। आपने देखा ही कि 17 बार इसने लूटपाट की और भारतीय कला को इसने बहुत नुकसान पहुंचाया। पांचवा, भारत का धन गजनी ले गया। वो तो ले ही गया, यही इसका मकसद ही था। 17 बार इसने जो आक्रमण किए थे, जो भी धन लूटा, ये अपने साम्राज्य गजनी वापस लेकर चला गया था। तो ये था महमूद गजनी के आक्रमण का भारत पर प्रभाव। अब इसके बाद हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ते हैं। तो मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ते हैं। तो 12वीं शताब्दी के मध्य में गौर वंश का उदय हुआ था और उनके साम्राज्य का आधार जो उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान का हिस्सा है ना, वहां पर था। वहां पर इनका साम्राज्य था। तो वहीं पर गौर वंश का उदय हुआ था, जिसका शासक था मोहम्मद गोरी। तो 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी गौर का शासक बना, जिसे हम मोहम्मद गोरी कहते हैं ना, इसका पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो ये 1173 ईस्वी में गौर साम्राज्य का शासक बना था। तो 1173 ईस्वी के बाद 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया। भारत पर सबसे पहला इसने आक्रमण किया 1175 ईस्वी में। तो मुल्तान पर इसने आक्रमण किया और ये इसकी पहली विजय थी। तो पहले आक्रमण में इसको विजय मिली, जो कि इसने 1175 में भारत पर की थी। तो मोहम्मद गोरी की भारत पर पहली विजय कौन सी थी? 1175 ईस्वी में, जब इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। उसके बाद 1178 ईस्वी में इसने दोबारा राजस्थान पर आक्रमण किया, किंतु यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने इसे बुरी तरह से पराजित कर दिया। यानी कि मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से इसने हरा दिया और यह तुर्क आक्रमणकारियों की पहली पराजय थी, यानी कि इनकी पहली हार थी। किसने हराया था? राजस्थान के राजा भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। उसके बाद 1191 में इसने तराइन का प्रथम युद्ध। तो आगे मैंने मोहम्मद गोरी के जितने भी प्रमुख युद्ध है ना, उसे एक ही स्लाइड में कवर किया हुआ है। पहले हम एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो 1173 में हमने देखा कि ये गौर का शासक बना। 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया और इसकी विजय हुई। परंतु 1178 ईस्वी में जब इसने राजस्थान पर आक्रमण किया तो वहां के राजा भीम द्वितीय ने इसे हरा दिया। उसके बाद 1191 ईस्वी में इसने तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ और कब लड़ा गया। तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरह से पराजित हो गया और उसके बाद ये वापस गजनी चला गया। और उसके बाद इसने एक साल पूरी तरह से अपनी सेना को संगठित किया। दोबारा इसने 1192 में, यानी कि अगले साल, दोबारा इसने युद्ध किया। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और इसमें इसने अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और इसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई, परंतु तराइन के दूसरे युद्ध में इसने अपनी सेना को पूरी तरह से संगठित किया और कूटनीति और अपने सेना के संगठित होने के बदौलत इसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और हरा दिया। तो उसके बाद आगे अब हम मोहम्मद गोरी के जो प्रमुख भारतीय अभियान हैं उन्हें एक ही बार में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर करमाथी वंश पर आक्रमण किया था, जो मैंने आपको बताया था, जहां पर इसकी विजय हुई थी। उसके बाद इसने 1178 ईस्वी में गुजरात और राजस्थान का जो एरिया है वहां पर आक्रमण किया था, जिसके राजा थे भीम द्वितीय। मैंने आपको बताया कि भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। उसके बाद 1181 ईस्वी में इसने पंजाब पर आक्रमण किया था और वहां के राजा खुसरो मलिक को इसने हरा दिया था और खुसरो मलिक ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर दोबारा इसने 1186 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया था। तो ये पंजाब वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तराइन का युद्ध। तो 1191 और 92 दोनों तराइन के युद्ध आपको याद होने चाहिए। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। उसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी इसमें विजयी रहा था। उसके बाद 1194, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसे कन्नौज का युद्ध या चंदावर का युद्ध कहा जाता है। उस समय राजा थे जयचंद्र, इसे भी मोहम्मद गोरी ने हरा दिया था। ये तीनों युद्ध तो
मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ, दूसरा है तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ, और तीसरा है चंदावर का युद्ध जो कि जयचंद्र राजा और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा। ये 1194 में हुआ। उसके बाद 1195 ईस्वी में बयाना के राजा कुमार पाल के साथ मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो इसका आखिरी युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी का, ये 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध हुआ था। ये इसका आखिरी युद्ध था। तो हमने पीछे पढ़ ही लिया कि 1205 ईस्वी में गोरी ने अपना अंतिम युद्ध पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध लड़ा था। तो जो मोहम्मद गोरी था ना, जब ये लड़ाई करने आया था तो इसके दो प्रमुख सेनापति थे जो इसके दास थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि इसका सेनापति और दास था, इसने 1196 ईस्वी में अजमेर पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसके अगले साल 1197 ईस्वी में इसने बदायूं पर भी विजय प्राप्त कर ली, और 1202 और 3 के दौरान इसने बुंदेलखंड वाला जो एरिया था उस पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। ये मोहम्मद गोरी का दास और सेनापति था। और दूसरा था बख्तियार खिलजी। इसने क्या किया, इसने जो भारत का पूर्व वाला एरिया था, इसने बिहार पर आक्रमण किया और बिहार पर विजय प्राप्त की, और बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल को भी जीत लिया। तो जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था ना, उसे बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय था ये किसने नष्ट किया था। तो इसे बख्तियार खिलजी ने, जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था, उसने नष्ट किया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये मोहम्मद गोरी का दास था। इसके बाद आप देखेंगे अगली वीडियो में कि मोहम्मद गोरी का जो ये दास था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये एक नए वंश की स्थापना करता है जिसे गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। तो जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक था दाहिर। हमने पढ़ा था ना, कौन था, ऑप्शन बी दाहिर। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था। तो निम्नलिखित में से किस वर्ग को उसने जजिया कर से मुक्त रखा था। तो इसका सही जवाब है ब्राह्मणों को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। तो उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, ये किसके मध्य हुआ था। तो ये राजा जयचंद्र और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। तो अल बरूनी की रचना कौन सी है। तो इसका सही जवाब है किताब उल हिंद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था, जिसने आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। तो तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कि प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो महमूद गजनी इसका सही जवाब होगा, पर अगर यहाँ पर सुबुक्त गेंद दिया होता ना तो वो सही जवाब होता। पर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो महमूद गजनी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी था वो तो इसके बाद में आया था। तो महमूद गजनी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपने आप को बुत शिकन या मूर्ति भंजक कहता था। तो इसका सही जवाब है महमूद गजनी, क्योंकि इसने भारत में कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट किया था। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था। फिरदौसी भी शामिल थे, अलबरूनी भी शामिल थे और उत्वी भी शामिल थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वैहाकी, जो कि तारीखे सुयुक्तगीन के लेखक थे। ये महमूद गजनी के साथ नहीं आए थे। आज का आखिरी प्रश्न है कि महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो इसका अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो जाटों ने इस पर आक्रमण किया था। तो इसने आखिरी जो युद्ध किया था वो जाटों के विरुद्ध किया था। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है।
कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।